Hi guys, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. How are you all? I think आप बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। आइए करते हैं अपनी इस क्लास की शुरुआत, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का टॉपिक, जो कि आपके 50 नंबर के पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त हम सेकेंड यूनिट को कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट मैंने आपको चंद्रगुप्त और गुप्त काल के बारे में फिर मैंने आपको बताया। आज हम एक टॉपिक और पूरा कवर करेंगे और ये वीडियो एक ही होगा, क्योंकि एक टॉपिक पे इतना आपको जानना इनफ है। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। जैसा भी क्वेश्चंस होगा वो हम सीरीज़ में और पेपर्स करते हैं तो उससे हमें आइडिया लगेगा। और साथ ही साथ मैं बताती भी रहती हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपके लिए हेल्प लॉट करेगा। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आप जुड़े हैं अपने चैनल के साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। क्योंकि आपको ध्यान क्या रखना है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, ताकि आपकी क्लास ना मिस हो जाए। और आपको ये सभी सब्जेक्ट की प्लेस बनी हुई 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। आपको ईजिली हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम पढ़ाई करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो है भारत पर हूणों का आक्रमण और उसका प्रभाव। हूण कौन थे पहले तो ये जानेंगे, फिर उनका भारत पर जो आक्रमण हुआ है वो सब क्या चीज़ें हैं और उसका प्रभाव क्या पड़ा। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि कोई भी युद्ध हो रहा है किसी दो राजा के बीच में, प्रांत के बीच में, तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों देखने को मिलता है। तो इस लड़ाई झगड़े के सीन में हमें क्या प्राप्त हुआ, उसकी क्या एक अमिट छाप पड़ी, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस क्लास के बारे में। ये देख सकते हैं यहाँ पर लड़ाई झगड़े के लिए सब तैयारी हो रही है कि जो है दो जगह पे जंग छिड़ चुकी है और दोनों में अलग अलग पार्टी है जो जंग के लिए तैयार है कि लड़ना ही लड़ना है। आइए जानते हैं। इससे पहले सारी चीज़ों को जानने से पहले जानेंगे कि ये हूण थे कौन। तो ये प्रश्न आपको एक नंबर का सिंपली सीधा सा डायरेक्टली ऐसे पूछता है कि हूण कौन थे, हूण के बारे में आप क्या जानते हैं, हूण का अभिप्राय बताइए। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो हूण कौन थे ये चीज़ आपसे जब पूछी जाती है तो ये थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि कभी कभी इनके इसी प्रश्न को लेकर आपके ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो हूण कौन थे ये आपसे जब पूछा जा रहा है, तो हूण मूलतः मध्य एशिया की एक जंगली और बर्बर जाति थे। बहुत ध्यान से देखिएगा। एरिया जो है वो है मध्य एशिया की, मिडिल एशिया। हूण जो थे वो मिडिल एशिया की एक जंगली और बर्बर जाति थे। जनसंख्या बढ़ जाने के कारण इनकी जो पॉपुलेशन का कंट्रोलेशन था वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फ्लो हो गया था। तो जनसंख्या में, पॉपुलेशन में ग्रोथ होने के कारण, ड्यू टू द इंक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशन, कुछ अन्य कारणों से और भी बहुत सारे कुछ रीजन है जो ये मध्य एशिया को इनको छोड़ना पड़ा था। वहाँ से इनको भागना पड़ा था। बहुत सारे लोग पहले ही जा चुके थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे मर चुके थे और जो जितने भी लोग बचे थे उनको वहाँ से हटना पड़ा था। ये लोग दो भागों में डिवाइड, जब ये लोग इतनी ज़्यादा संख्या में थे, इन्हें पता था कि हम कहीं किसी एक जगह पे जाएंगे तो वहाँ से भी भगाए जाएंगे, खाने का भी अभाव हो जाएगा और आक्रमण वगैरह अलग से हो जाएंगे। तो इसीलिए इन लोगों ने अपने आप को दो गुटों में डिवाइड कर दिया था। आधे लोग इधर हो गए और आधे लोग उधर हो गए। तो ये कहा जाता है कि इनका एक दल वोल्गा नदी की ओर चला गया, ठीक है, और दूसरा दल वच्छनाद, आक्सस की घाटी की ओर चला गया था। तो दो में ये डिवाइड हो गए थे। जो दल वच्छनाद की घाटी की ओर आया था, जो सेक्शन या जो ग्रुप या गठन वच्छनाद की घाटी की तरफ आगे बढ़ा, तो वह धीरे धीरे फारस में घुस गया। क्योंकि ये जब आगे आगे जाते गए तो ये आगे आगे और टुकड़ियों में बढ़ते चले गए और ये आगे आगे जहाँ जहाँ इनको जगह मिलती गई वहाँ ये फैलते गए। वहाँ से वे लोग अफ़गानिस्तान में और उन्होंने गांधार पर कब्जा कर लिया। फिर जब इनका संगठन के ग्रुप में लोग बढ़ते गए, पॉपुलेशन की धीरे धीरे बढ़ती गई, तो ये क्या किए कि जब जहाँ जहाँ इनको लगा कि हमसे जो लोग छोटे हैं जिनसे हम जीत जाएंगे, जाहिर सी बात है दबाया उसी को जाता है जो जिससे कमज़ोर होता है। तो ये इतना इनका संगठन काफ़ी बर्बर जाति के थे लोग, दंगली आदिवासी टाइप के एकदम। तो ये कह सकते हैं कि इन लोगों में मतलब जो है वो मार काट एकदम सब बराबर था। तो जहाँ जहाँ ये कब्जा कर पाए थे वहाँ वहाँ आगे बढ़े। तो गांधार पर इन्होंने कब्जा कर लिया था और उसके बाद रुके नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भारत के उत्तर पश्चिम में उससे शक और कुषाण राज्य को नष्ट कर दिया। ठीक है, शक और कुषाण राज्य को भी आगे जाके कब्जा करके एकदम ध्वस्त कर दिया था। इनके बाद फिर लोगों ने भारत में प्रवेश किया और इसके बाद इन लोगों ने भारत में एंट्री मारी और थोड़े ही समय बाद लोगों ने भारत में उत्तर पश्चिम में अपना अधिकार बना लिया। मतलब फिर क्योंकि जितने जहाँ जहाँ जीते वहाँ पर कब्जा किया, लोगों को ज़बरदस्ती बंदी बनाया, सैनिक ग्रुप को बड़ा किया, तो बंदूक बारूद चुरा चुरा के भरा कर लिए।
तो ऐसा इनका गठन संगठन वगैरह जो है काफ़ी बड़ा होता गया। फिर ये इंडिया में आए और इंडिया में आने के बाद भी इनको जहाँ छोटा दिखा कि मेरा कब्जा यहाँ हो जाएगा या मैं यहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ, वहाँ पर आँख गड़ा के बैठे हुए थे और उसके बाद जैसे ही मौका मिला मौके पे चोट लगा दिए। तो इस तरीके से इन लोग का प्रसार प्रसार हुआ और इस प्रकार से कह सकते हैं कि इनका इंडिया में एक जन्म हुआ। अब भारत पर आक्रमण कर दिए हैं तो इनके बारे में जानते हैं। तो हूणों ने क्या किया, भारत पर आक्रमण, पहला आक्रमण 458 ईस्वी में किया था। ठीक है, 458 ईस्वी में किया था। ये जो क्वेश्चन है, बर्बर जाति थे वो, बर्बर जाति, सिंह जाति, क्रूर जाति, ऐसी जाति करके 4 ऑप्शन बना के पूछता है। एक ये आपको भी पूछता है इसका MCQ में, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या पूछ देगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि हूणों का पहला जो आक्रमण हुआ था वो 458 ईस्वी में हुआ था और उस समय गुप्त सम्राट कुमार गुप्त गद्दी पे बैठे थे। तो जब ये इंडिया में आए थे तो गुप्त साम्राज्य का शासनकाल चल रहा था, वही पीढ़ी दर पीढ़ी वाला सिस्टम जो था वो चल रहा था। तो जब ये हूण आए तब कुमार गुप्त की बारी थी और गद्दी के शासनादेश पे कुमार गुप्त बैठे हुए थे। उसने युवराज स्कंदगुप्त को हूणों का सामना करने के लिए उत्तरदायी, उसका युवराज उसका पुत्र था, उसको हूणों के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा सामना करने के लिए उत्तरदायी दे दिया था कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसको देख रेख में देखो। स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त में मतलब अच्छा शासक वो भी रहा है और बढ़िया नेतृत्व करता भी रहा था उसने। तो उसने क्या किया था, हूणों को बहुत गंदी तरीके से मार गिराया, भगाया, हरा दिया। इसी विजय की याद से उसने विष्णु स्तंभ बनवाया था। एक विष्णु स्तंभ भी है जो उसी की हूणों से विजय मिली थी तब वो मतलब वो बनवाया होता है ना कि हम जब कोई सेलिब्रेशन कुछ जीता है तो करते हैं, तो वैसे ये भी लोग क्या करते थे। तो भारत से हार कर हूण बहुत निराश, जब इंडिया से ये हारे ना तो बहुत निराश हुए थे। जब तक स्कंदगुप्त जीवित रहा हूण अपने पैर नहीं, जब तक स्कंदगुप्त जीवित रहा था हूणों ने पैर नहीं रखा भारत की धरती पर और उन्होंने फिर ईरान की ओर ध्यान दे दिया। फिर वो ईरान चले गए, वहाँ पर कब्जा करने लगे, जहाँ उनको छोटा दिखता गया वहाँ पहले कब्जा किए और अपनी सैनिक की टुकड़ियों को बढ़ा किया और सारे ईरान को नष्ट करके उन्होंने अपनी सारी शक्ति को मजबूत, क्योंकि इनको बात पता थी कि मैं इसके रहते हुए यहाँ पर कब्जा या लड़ाई झगड़ा या कंट्रोलिंग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी एनर्जी कम थी। तो ये चालाक तो थे ही कि ये इस जगह पर रहे जहाँ पर हम कहीं भी कंट्रोल भी कर पाएँ और अपनी एनर्जी को भी बूस्टर कर लें। तो ये ईरान चले गए, फिर वहाँ पर जाके अपनी शक्ति को बढ़ाया, अपनी भीड़ को और बढ़ाया। उसके बाद ये फिर आए थे। ठीक है, इसी प्रकार से जब उनकी शक्ति एकत्रित हो गई तो एकत्रित होने के 30 वर्ष बाद भारत फिर आए। 30 साल तक वो ईरान में रहे और 30 साल बहुत मायने रखता है। 30 साल तक इनकी जो प्रजा का वो संगठन था इतना ज़्यादा विशाल और भयानक सा भव्य सा हो गया था कि और उसे मार काट एकदम बराबर पूरा इस टाइप के लोग हो गए थे। फिर उन्होंने भारत पर आकर फिर तुरंत जो है हमला किया, आक्रमण किया। हूणों के प्रमुख सरदार तोरमाड़ और उसका पुत्र मिहिर कुल, ध्यान रखना जो सब उसमें के सरदार कबीले वाले टाइप के लोग थे ना, बर्बर जाति, जंगली जाति जो जो जंगल में निवास करती है पूरी तरीके से। तो ये तोड़माड़ और उसका पुत्र मिहिर कुल था, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं हुआ। अब गुप्त साम्राज्य में प्रॉब्लम क्या थी कि स्कंदगुप्त भी बुढ़ा हो गया, मर गया, तो वहाँ पर जो उसका पुत्र था फिर इतना कोई अच्छा मतलब उस तरीके से कंट्रोल कर लेता है, दूसरा कोई आए आक्रमण ना कर पाए, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो हूणों का सामना कर सकता था और 6ठी शताब्दी के आरंभ तक हूणों ने भारत में उत्तर पश्चिमी हिस्से पर एक बहुत बड़ा अधिकार कर लिया था। जब 6th सेंचुरी ओवर हो रही थी, इनकी शक्ति बढ़ चुकी थी और गुप्तों की जो गुप्तकाल की जो महाराज साम्राज्य के राजा लोग तो इतने छीड़ हो गए थे धीरे धीरे करके कि ये हर जगह कंट्रोल नहीं कर, तो धीरे धीरे उन्होंने गुप्त साम्राज्य को लूटा और छिन्न भिन्न, जो फिर गुप्त साम्राज्य में जहाँ छोटे छोटे प्रांत कस्बे उनकी बाउंड्री के इर्द गिर्द आया करते थे, तो पहले ये वहाँ पे जाके कब्जा किए, वहाँ से करते 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 पूरा यहाँ पर तक पहुँच गए और ध्वस्त करने में लग गए। तो इस तरीके से हर एक कोई भी है जो बढ़ रहा है कर रहा है वो इसी तरीके से मार काट करके कब्जा करके आगे बढ़ता चला आया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने तो देखा नहीं है, हमें बुक्स मिली, सोर्स मिला और हम इस तरीके से स्टोरी नुमा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आता है कर लेते हैं, बाकी कभी हम लोग की कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में नहीं है। आगे बढ़िए, तो ये चीज़ मैंने बता दी। अब उसमें एक आपकी है आज की जो हेडिंग थी उसमें ये बात लिखी थी हूणों के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, आखिर दिक्कत क्या आई। तो सबसे पहले ऐतिहासिक प्रकरणों का विनाश हुआ। हूण असभ्य और बर्बर थे, अनमैनर्ड थे, एकदम अजीब से गंदे टाइप के थे। उन्होंने अपने आक्रमण और शासन की अवधि में अनेक जितने भी मठ रास्ते में आए, जितने भी ऋषि मुनि के आश्रम से आए या जो कुछ भी गुरुकुल आया, स्कूल आया, इमारत आई, सबको नष्ट कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया, सबको तोड़ दिया आधा आधा, किसी का ऊपर से काट दिया, किसी को बीच से तोड़ दिया। जितना नुकसान ये कर सकते थे उतना इन्होंने किया।
ऐतिहासिक ग्रंथों का विनाश कर दिया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्तंभलेख में लिखी हुई मिली है, लेकिन उसका कोई स्क्रिप्टेड नहीं मिला, क्योंकि जल गए, डूब गए, बह गए, दब गए, नष्ट हो गए, और बहुत सारी सामग्री वगैरह भी समाप्त हो गई, और बहुत सारी मूल्यवान चीज़ें एकदम नष्ट हो गई, खराब हो गई। और इन्हीं तो ऐतिहासिक चीज़ें जो इमारतों में रखी जा सकती थी, या उनसे हमें और ज़्यादा जानकारियाँ मिलती, जिनका हम ये सोचते कि उस टाइम पे ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, तो ये पूरा नष्ट कर, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे सामान तोड़ते चले गए। और सामान तोड़ने की बहुत गंदी आदत है। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा? राजनीति का। हुनों के आक्रमण का सबसे बुरा प्रभाव गुप्त साम्राज्य पर ही पड़ा। अनेक आक्रमण ने नष्ट कर दिया था। स्कंदगुप्त के समय हुनों को पहली बार करारी हार मिली हुई थी, और जब तक वो रहा तब तक वहाँ पर उनका कोई दल नहीं आया, लेकिन मृत्यु हो गई तो उसके बाद सत्ताधारी कोई शासक नहीं हुआ जो उनका सामना कर पाया, और जो है उसके बाद लोगों ने लाभ उठा लिया और साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में हो, क्योंकि राजनीतिक एकता थी नहीं। और जो थोड़े जो जैसे मंत्रिमंडल जो लोग होते, जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य में कोई राजा नहीं है, हम वैसे भी कब्जे में चले जाएंगे, हमको कंट्रोल कर लेंगे, हमें मारेंगे, काल कोठरी में डालेंगे, हमसे दास वाला काम करवाएंगे, तो वो उनके अधीन खुद ही हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग अब जीत रहे हैं, क्योंकि उनका टाइम है, अपना टाइम आएगा। तो एक बार वो राजा थे, अब ये राजा बन रहे हैं, तो जो लोग होते पहले के उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे, अब इनके हो गए, तो ये उधर भी खाते हैं, इधर भी खाते हैं। तो कुछ राजनीति का भी बहुत गंदा छाप देखने को मिला हुआ था। आगे बढ़ी सांस्कृतिक, इनकी बर्बरता के कारण जो सांस्कृतिक जीवन में काफ़ी ठेस पहुंचे थे। विद्वानों कलाकारों का वध कर रहे थे, ठीक है, मार रहे थे, काट रहे थे, उनसे गलत काम करवा रहे थे, साहित्यिक जो पुस्तकें वगैरह थी उनको जला दिए थे, बिहार वगैरह था, इमारत थी, सब कुछ। तो संस्कृति जो भारत की थी, जो और राजाओं ने बनवाई थी, खासकर गुप्त ने जो बनवाई थी, चंद्रगुप्त ने भी कुछ बनवाई होगी, तो सबको जितना ये नष्ट कर पाए, जितना ये तोड़ पाए, जो नुकसान कर पाए, सब कुछ करते चलते आगे बढ़ते जा रहे थे। तो बहुत गंदा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास बहुत ही छोटी होगी, और क्योंकि ये टॉपिक ही इतना बड़ा था जिसमें मैं आपको इतनी बातें बताती। आज की क्लास हम आप करेंगे ओवर। जो टॉपिक जितना बड़ा उतनी लंबी क्लासेस आपकी होंगी, और इससे ज़्यादा आपको वहीं पढ़ना, इतना इनफ है। अब इससे से किस तरीके के प्रश्न बनेंगे वो भी बताया, अब जो भी आएगा आपको लिखना होगा। चलिए फिर ये क्लास करेंगे वो ओवर। शाम की जो मतलब जो भी क्लासेस आपकी चलती हैं सुबह शाम, जो भी सब टाइम पर चलेंगी, सब ने टाइम पर होंगी। कल मैं आपकी जो क्लासेस करूँगी, तो इसके आगे आपको मैं नया जो टॉपिक है वो बताऊँगी, ताकि आपका चैप्टर आगे बढ़े। और ये चैप्टर ओवर होने वाला है, इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो बता के फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी कोर्स पीछे है, कवर करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं फिर टाइम पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, कीप स्माइलिंग।